नमस्कार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में मैं पुष्पेंद्र कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 22 जनवरी 2024 से लेकर आज तक लोकसभा चुनाव को लेकर मेरे दो अनुमान बरकरार हैं। पहला कि भाजपा 290 से 320 सीटें पाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और दूसरा कि यदि भाजपा को 345 से अधिक सीटें मिलती हैं तो भाजपा अकेले 45% और एनडीए 50% से अधिक लोकप्रिय मत हासिल कर लेगा, और यह जीत राजीव गांधी की 1984 आम चुनाव जीत से भी बड़ी और ऐतिहासिक जीत होगी। पहले चरण के मतदान से एन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एएनआई को दिए अपने साक्षात्कार में इलेक्टोरल बॉन्ड को एक सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि इसकी वजह से आपको और हमें चुनावी चंदों के लेन देन का हिसाब मिल रहा है। बकौल प्रधानमंत्री बॉन्ड खरीदने वाले 3000 में से जिन 16 कंपनियों ने छापा पड़ने के दौरान बॉन्ड खरीदे और तमाम दलों को सौंपे, उसमें से 37% पैसा बीजेपी को मिला और 63% पैसा बीजेपी की विरोधी पार्टियों को मिला। जाहिर है कि कोई भी मतदाता यह सवाल पूछेगा कि ईडी की कार्रवाई से सत्ता पक्ष की तुलना में विपक्ष को अधिक चंदा क्यों मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का संसद में समर्थन करने वाले आज गोलमोल बातें करके भाग रहे हैं और वे भविष्य में पछताएंगे। मुझे एक रोचक तथ्य मिला है। प्रतिष्ठित उद्योगपति जेआरडी टाटा भले ही नेहरू के करीबी थे, लेकिन समाजवाद और निजी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन को लेकर नेहरू की नीतियों से निराश भी थे। 1957 के आम चुनाव में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो परिस्थिति यह बन गई कि संसद में सरकार और मुख्य विपक्षी दल दोनों निजी उद्योगों के विरोधी थे। लिहाजा जेआरडी टाटा ऐसे किसी गैर कम्युनिस्ट विपक्ष के उभार को जरूरी समझने लगे जो भारत के सम्यक विकास के लिए निजी उद्योग के महत्व की वकालत कर सकता था। पूर्व गवर्नर जनरल और दिग्गज कांग्रेसी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1959 में नेहरू के निजी उद्योग विरोधी और अव्यावहारिक समाजवाद के विरोध में खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग कर एक नई पार्टी बना ली। 1961 में राजगोपालाचारी ने जेआरडी टाटा से वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया। टाटा परिवार नेहरू को लेकर पहले से ही आशंकित था, और जब जेआरडी टाटा ने राजगोपालाचारी की पार्टी को अपने वित्तीय सहयोग के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू को बताया तो नेहरू बहुत भड़क गए, और इस मुलाकात के बाद जेआरडी टाटा को अपनी सफाई में विस्तृत पत्र लिखना पड़ा। सवाल है कि क्या नेहरू उद्योगपतियों के चंदों पर कांग्रेस का एकाधिकार समझते थे? जब राजगोपालाचारी को टाटा घराने से कांग्रेस की तुलना में बेहद मामूली चंदा मिला और कांग्रेस के चंदे में टाटा ने कोई कटौती नहीं की, तब भी प्रधानमंत्री नेहरू के लिए राजगोपालाचारी की पार्टी को दिया गया टाटा घराने का चंदा असहनीय क्यों था? विपक्ष के रूप में लगता है कि कांग्रेस आज अपना बोया काट रही है। बीते दिनों कांग्रेस समेत विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को जारी करने के लिए अंबेडकर जयंती का दिन चुना। हालांकि यह कहना कि एक आम मतदाता इन राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को पढ़ समझकर ही मतदान करता है, एक रोमानी आइडिया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये घोषणा पत्र राजनीतिक संकेतों और संदेशों का दस्तावेज होते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहा, जबकि भाजपा अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बता रही है। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की 24 गारंटियों पर केंद्रित है, जबकि कांग्रेस 5 न्याय देने के लिए 25 वायदों का प्रस्ताव कर रही है। एक एक विषय को देखने पर यह अनुभूति होती है कि कांग्रेस राजकीय कोष से नकदी को
परिवारों तक पहुंचाने को ही जन कल्याण समझती है। असल में यह एंटाइटलमेंट है, जबकि भाजपा के संकल्प पत्र में जन कल्याण का तरीका इनेबलिंग एम्पावरमेंट का है। एंटाइटलमेंट और इनेबलिंग एम्पावरमेंट का अंतर कुछ यूं समझिए कि मुफ्त बिजली की जगह रूफटॉप सोलर एनर्जी के लिए प्रोत्साहन देना, ताकि परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो जाए और अतिरिक्त बिजली उत्पादन को वे सरकार को बेचकर आमदनी हासिल कर सकें। किसे इनकार हो सकता है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की तुलना में ड्रोन पायलट के रूप में महिलाओं का सशक्तिकरण करना कहीं बेहतर इकोनॉमिक्स और इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी है। यही कारण है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में भविष्य के भारत की गतिशीलता और समावेशी विकास को लेकर कहीं अधिक स्पष्टता दिखाई देती है। भाजपा के संकल्प पत्र में जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर से लेकर नई संसद के निर्माण और 3 तलाक से लेकर महिलाओं के लिए संसदीय आरक्षण जैसे ऐतिहासिक और विचारधारा आधारित मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों के कार्यकाल में डिलीवरी यानी वायदों को पूरा करने का आत्मविश्वास पिरोया गया है। वे विकसित भारत के लिए 24x7 2047 की अपनी रणनीति को डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर केंद्रित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनजातीय गौरव, लखपति दीदी, 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन की परियोजना, ग्लोबल इकोनॉमिक हब, कैपेबिलिटी हब, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ग्लोबल स्पेस एकेडमी जैसे व्यापक विषयों को शामिल करते हैं। जहां तक क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सवाल है, क्या विपक्षी पार्टियां श्री राम के सांस्कृतिक और परंपरागत मूल्यों और धरोहरों का पूरे विश्व में विस्तार और प्रसार को लेकर कोई बात कर सकते हैं? यदि नहीं, तो क्या यह रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इकोनॉमिक्स है? समस्या यह है कि कांग्रेस के न्याय पत्र को भाजपा ने मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र भी ठहराया है। भाजपा सांस्कृतिक विरासत के साथ आर्थिक विकास को जोड़कर जिस भारत की संकल्पना रख रही है, पहली बात यह है कि वह उसकी वैचारिकता के खांचे में फिट बैठती है। तथ्य यह भी है कि रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म का रोजगार पैदा करने और इन्वेस्टमेंट रेशियो के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक क्षमताओं को घरेलू और वैश्विक स्तर पर सॉफ्ट पावर के रूप में विकसित करना भी बहुत लाभदायक है। जरा कुछ दूसरे पहलुओं को देखें। लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत हासिल कर एनडीए गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही भाजपा जब तीसरी बार पूर्ण बहुमत की दावेदारी के तहत अपना घोषणा पत्र लाती है, तब एनडीए के किसी साझा घोषणा पत्र या न्यूनतम साझा कार्यक्रम का औचित्य कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इसके उलट कांग्रेस के 52 सांसदों को छोड़कर मौजूदा इंडी गठबंधन के किसी भी दल के 2 दर्जन सांसद 2019 आम चुनाव में नहीं चुने गए थे और अब ये सभी मिलकर बहुमत पाना चाहते हैं। तो लाजमी है कि उनके गठबंधन को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप घोषणा पत्र लाना चाहिए था। ऐसा होने से उनकी नीतियों और सरकार के स्थायित्व को लेकर मतदाताओं में बेहतर संदेश जा सकता था। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एनडीए सरकार की पिछली योजनाओं और नीतियों को लेकर और 2024 आम चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर क्या एनडीए के सहयोगी दलों की नीतियों और उनके घोषणा पत्रों में कोई विरोधाभास है? अब इसके उलट जरा मूल्यांकन करें कि क्या इंडी गठबंधन के प्रमुख दल के रूप में कांग्रेस के न्याय पत्र और उसके साझेदार दलों के घोषणा पत्र में क्या क्या विरोधाभास हैं, लक्ष्यों को लेकर किस प्रकार अलग अलग दावेदारियां हैं। इंडी गठबंधन के दलों के तमाम घोषणा पत्र कांग्रेस के न्याय पत्र को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, यानी उसके अनुपूरक नहीं हैं, बल्कि अनेक राष्ट्रीय मुद्दों पर वे आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट और कॉम्प्लिकेट करते हैं।
अपेक्षा तो यह है कि विपक्षी गठबंधन की लोकसभा चुनाव में दावेदारी और भावी राष्ट्रीय गठबंधन सरकार के अस्थायित्व के लिए सेंट्रलिटी ऑफ वन की नेशनल पार्टी इन अलायंस, यानी किसी एक राष्ट्रीय दल के केंद्रीय महत्व और स्थिति के आधार पर नीतिगत स्पष्टता होनी चाहिए। विपक्षी इंडी गठबंधन दलों के अव्यावहारिक और अदूरदर्शी ही नहीं बल्कि क्षमताओं से परे वायदों वाले घोषणा पत्र को देखकर यही लगता है कि कोई मतदाता यह तय नहीं कर सकता यदि इंडी गठबंधन सरकार बनी तो वह क्या और कितना करेगी या कर सकेगी। यदि इंडी गठबंधन सरकार बन ही गई तो क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी केवल उत्तर प्रदेश के परिवारों को फ्री डाटा देगी या पूरे देश को? स्टालिन की डीएमके सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ चेन्नई में बनवाना चाहती है, तो फिर क्या रांची, शिमला, बंगलुरु और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को लेकर इंडी गठबंधन का मत क्या है? एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने सीपीआईएम के घोषणा पत्र में नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने के वायदे को लेकर पूछ ही लिया कि क्या कांग्रेस इससे सहमत है, और जब पड़ोसी देशों के पास नाभिकीय क्षमताएं हों तब ऐसे वायदे करने वाले इंडी गठबंधन भारत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए विपक्षी गठबंधन के कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखकर कहा कि आज के अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि विपक्षी गठबंधन को लगता है कि देश की जनता 1977 और उसके बाद 1989 से 2014 तक अस्पष्ट बहुमत वाली गठबंधन सरकारों की अस्थिरता और नीतिगत लाचारियों को भूल चुकी है तो वह भ्रम में है। इसके दो संदर्भ हैं। पहला कि अस्थिर सरकारों का अनुभव अभी बीते दिनों की बात नहीं है। अनेक राज्यों में जहां गैर भाजपाई विपक्षी दलों की अस्पष्ट जनादेश वाली गठबंधन या मामूली गठबंधन की सरकारें रही हैं, वहां भी सरकारें गिरी हैं या गंवाई गई हैं। उत्तराखंड, गोवा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे मामलों में विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि भाजपा ने उनकी सरकारें चुराई हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत से या गठबंधन सरकारें हैं। हालांकि महाराष्ट्र में इसका परीक्षण होना बाकी है, लेकिन इससे कुल मिलाकर साबित यही होता है कि भाजपा की तुलना में विपक्षी दलों की गठबंधन सरकारें अपने अल्पमत या फिर अंतर्विरोधों का दबाव झेलने में सक्षम नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत का जनादेश केवल अस्थिर गठबंधन सरकारों के लचर कामकाज या उनके भ्रष्टाचार पर जनता की नाराजगी नहीं थी, बल्कि मुख्यमंत्री मोदी के कथित गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और सशक्त नेतृत्व की क्षमता और या उसकी संभावना पर भरोसा जताया गया था। सवाल है कि क्या आज भाजपा और एनडीए सरकार यूपीए 2 के समान बुरा प्रदर्शन कर रही है? मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि 2004 के इंडिया शाइनिंग के उलट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण बदल रहे परिवार, परिवेश और परिदृश्य को आम मतदाता अपने आसपास महसूस कर रहा है, उन्हें होता हुआ निर्माण दिखाई दे रहा है। दूसरा कि गठबंधन सरकारों की अस्थिरता में निहित जोखिम और भय के समाधान के रूप में सेंट्रलिटी ऑफ मेजॉरिटी पार्टी कोalition यानी किसी एक दल की पूर्ण बहुमत वाली गठबंधन सरकार को लेकर सवाल यह भी है कि क्या मौजूदा विपक्ष इतनी क्षमता और आशा निर्मित कर पाया है कि अकेले कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल सके। कांग्रेस का 52 सीटों से 272 सीटों तक छलांग लगाना लगभग असंभव है, और इसके लिए यह आवश्यक भी है कि कांग्रेस कम से कम 350 से 400 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? करीब 300।
मनमोहन सिंह सरकार के दिनों में सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रहे और आजकल रांची विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विजिटिंग प्रोफेसर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जिया द्रेज ने यह पूछे जाने पर कि क्या झारखंड में भाजपा अधिकांश सीटें जीत सकती है, जवाब में जिया द्रेज ने कहा कि मेनी पीपल इन झारखंड हैव गुड रीजंस टू बी अनहैप्पी विद द सैफरन पार्टी। लेकिन इसी इंटरव्यू में वे खुद कहते हैं कि झारखंड में भाजपा 2019 की तरह 14 में से 11 सीटें तो नहीं लेकिन अधिकांश सीटें जीत सकती हैं। तो सवाल पूछना बनता है कि झारखंड की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद गठबंधन की सरकार, जो इंडी गठबंधन के मुख्य दल हैं, इनको लेकर वहां की जनता उत्साहित क्यों नहीं है? वह इन्हें 14 में से 11 सीटें क्यों नहीं जिता रही? आखिर खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड मॉडल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता? छोड़िए इसे। हकीकत यह है कि जब आप और आप जैसे विद्वान भाजपा को भगवा रंग का एकमात्र उत्तराधिकारी बना देते हैं तो हमारे राष्ट्रीय झंडे के 1/3 हिस्से पर रंगे हुए आइडिया ऑफ इंडिया पर भाजपा खुद ब खुद काबिज हो जाती है। शेष वे अपनी दूसरी योजनाओं और दूसरे क्रियान्वयनों से हासिल कर सकते हैं। इससे अनुमान होता है कि विपक्ष चुनाव तो लड़ना चाहता है पर शायद वे जीतना नहीं चाहते या जीतना उनकी क्षमता से बाहर है। अब जबकि पहले चरण का मतदान होना है, इंडी गठबंधन के घोषणा पत्रों को देखकर लगता है कि वे घोषणा पत्र के आधार पर ही चुनाव हार चुके हैं। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।